सुन भाई बाद में। सो लेट्स कल का ना एक छोटा सा क्यू का वैल्यू जो है हमने जो डिस्कस किया था, कमान इस तरफ, इधर कमान इस तरफ, वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ क्यू राइट। और कल हमने सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में डिस्कस किया था। इफ यू सी द फर्स्ट लाइन दैट इज अल्फा डीके, अल्फा इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियाई। एक हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज होता है, वाई इज द डॉटर प्रोडक्ट एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस राइट। इसको लेके तो हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन क्यू का एक्सप्रेशन में बोला था मैं लिख के दूंगा और हमको पता कि क्यू कैसे रिलीज होता है। जब प्रोडक्ट बनता है कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है राइट। सो क्यू इन दिस केस विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एम, दैट इज द मास डिफेक्ट राइट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का जो मास गैप है वो लिखना है। लेकिन देखो कौन सा मास, इज इट द एटॉमिक मास, इज इट द एटॉमिक मास दैट इज लॉस्ट, इट इज द न्यूक्लियर मास दैट इज लॉस्ट। देखो इस पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व है, इसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज न्यूक्लियर रिएक्शन राइट। लेकिन तुम्हारे पास अवेलेबल डाटा किसका है, एटॉमिक मास का डाटा है। न्यूक्लियर मास का डाटा देखा कभी, टेबल बना हुआ है न्यूक्लियर मास लिखा हुआ है, ऐसा लिखवा नहीं रहता राइट। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो किसका डाटा दिया हुआ है, एटॉमिक मास का डाटा दिया हुआ है ठीक। अच्छा अभी अगर हमको एटॉमिक मास को या एटॉमिक मास से न्यूक्लियर मास निकालना है, हमको क्या करना है, सिर्फ एटॉमिक मास से मुझे इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर देना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एटॉमिक मास से हमको किसको माइनस कर देना है, इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर देंगे तो हमको न्यूक्लियस का मास पता चल जाएगा। एंड वी ऑल नो कि यहाँ पर रिएक्टेंट का मास, न्यूक्लियर मास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का न्यूक्लियर मास क्या होगा, कम होगा। सो कैन यू टेल मी द न्यूक्लियर मास ऑफ द रिएक्टेंट, m suffix x, this is what, this is the atomic mass। तुम ये पीरियडिक टेबल से निकाल सकते हो कि एटॉमिक मास क्या है x वाले एलिमेंट का, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, नफीका बोल पे टेंशन में क्या था, नहीं ना तेरा रिएक्शंस में समझ ही नहीं पाता, मतलब यहाँ तक है तो दैट इज व्हाट m suffix x राइट, दैट इज द एटॉमिक मास। इसको अगर हम न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, इससे हम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स उसके मास को माइनस कर देंगे। तो देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, z इज द एटॉमिक नंबर, so z is the number of electrons in this case। okay so यहाँ पर हम माइनस z टाइम्स ऑफ me चलेगा, चलेगा, ये हो गया रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी सारा न्यूक्लियर मास लेना है। सबसे पहले m सफिक्स अगर मैं h लिखता हूँ, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, इसको न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट करने के लिए -2 m ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। प्लस अगर मैं m सफिक्स y लिखूं, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ y वाला एलिमेंट, उससे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दूंगा, z -2 है तो z -2 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इनटू c स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अच्छा अभी क्या बचता है वो देखते हैं, ध्यान से देखना, mx बच जाएगा। देखो माइनस ZMe, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ZMe क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मैं कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस ZMe है और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ZMe आएगा, प्लस ZMe माइनस ZMe कैंसिल आउट। और देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2Me, एक मिनट। अच्छा इसके एक काम करते हैं, इस माइनस को भूलो, अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये इस ब्रैकेट के अंदर है ना, दिस इज -2Me और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2Me, तो ये लोग भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब फाइनली सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ बचेगा क्या, mx माइनस मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ y इंटू c स्क्वायर, सिर्फ यही बचेगा। ये कौन से मासेस है, दिस आर नॉट न्यूक्लियर मासेस। हमने m सफिक्स जो भी लिखा है वो एटॉमिक मास, इसको न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस किया। लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन में जो बचा हुआ है ना, m सफिक्स x, m सफिक्स हीलियम, m सफिक्स y, ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस। इज दैट क्लियर। सो दिस इज द क्यू वैल्यू फॉर एन अल्फा डिके प्रोसेस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमने m लिखा वो एटॉमिक मास और हमको डील करना है न्यूक्लियर मास से, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दी। ठीक,
तो ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, बस यही बताना था, अल्फा डीके का यही छूट गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट बीटा डीके। ओके, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद बीटा डीके, अल्फा डीके के बारे में हमने क्या कहा था कि अगर न्यूक्लियाई का साइज बहुत बड़ा होता है, उसको अपना साइज छोटा करना है तो वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। अभी दूसरा डीके प्रोसेस है, द अदर डीके प्रोसेस इज बीटा डीके। क्या बोलते हैं इसको? बीटा डीके। और बीटा डीके का भी दो अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है बीटा माइनस डीके, माइनस देखने के साथ साथ दिमाग में इलेक्ट्रॉन चमकेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उस प्रोसेस में। बीटा माइनस डीके, इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अल्फा डीके में क्या रिलीज होता था? हीलियम न्यूक्लियर रिलीज होता था। बीटा माइनस में क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इज दैट क्लियर? और एक जो दूसरा कैटेगरी वो बीटा प्लस डीके, उसमें प्लस है ना, तो पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। सर पॉजिट्रॉन क्या है? पेशेंस में बताऊंगा, अभी जस्ट कहानी सुनो। तो सबसे पहले विल डील विथ बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके कब होता है? व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पर न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन्स बहुत कम है, और अगर उस न्यूक्लियाई को स्टेबल करना है तो उसको अपना न्यूट्रॉन नंबर क्या करना है? छोटा करना है। इज दैट क्लियर? तब बीटा माइनस डीके फॉलो होता है जनरली। तो एक्चुअली बीटा माइनस डीके में होता क्या, ध्यान से देखना। दिस इज एलिमेंट E1, P इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N प्लस P इज द मास नंबर। ठीक, ओके। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। दिस इज नॉट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है सर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ मतलब ऑर्बिट से निकला होगा इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैं समझाऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, बट ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इसके नीचे सफिक्स में मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या लिख दूंगा? 0। इज दैट क्लियर? ओके। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर P है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? P + 1। कल ही बताया था, कंजर्वेशन लॉस, the atomic number or the number of protons will remain the same on the left hand side of the reaction and the right hand side of the reaction. So P + 1 -1 फिर से P + P हो जाएगा। और यहाँ पर अगर N + P है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? N + P। देखो यहाँ पर 0 क्यों लिखा है, ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, तो इट विल नॉट हैव एनी मास नंबर, तो हमने 0 से लिखा है। -1 क्यों लिखा? चार्ज के हिसाब से लिखा है। बात समझ में? P एक्चुअली तो प्रोटॉन्स होता है, बट उतना ही चार्ज है, इसलिए हमने -1 लिख के रखा है। और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस। वो तो ऑब्वियस है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। क्यों इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस? कोई डाउट? पक्का? ओके। सो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, इसी को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसी को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। जिसमें तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर इस प्रोसेस में आपने कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, इसलिए वो न्यूक्लियाई अनकंफर्टेबल था, उसको खुश होना था, तो उसने बीटा माइनस डीके फॉलो किया। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कम होने का सिनेरियो कहाँ पर दिखता है? मतलब न्यूट्रॉन जो कम होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन ज़्यादा है और इसलिए ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड डिक्रीज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एक्चुअली क्या होता है? देखो, एक्चुअली होता है, इसको ध्यान से देखना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है, एक नहीं होता, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैं एक न्यूट्रॉन का कहानी बता रहा हूँ। तो एक न्यूट्रॉन क्या करेगा? ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर 0 लिख के रखा हमने, मास नंबर हमने क्या लिख के रखा? 1। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये टूट के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। याद है ना, मैंने कहा था कि तुमको जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो न्यूक्लियस से निकलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। बात समझ में आया? तो न्यूट्रॉन एक अगर टूट गया तो मास नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन बनने के कारण मास नंबर फिर से 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, पहले भी मास नंबर N + P था, अभी भी मास नंबर क्या है? N + P ही है। तो टोटल मास नंबर डज नॉट चेंज, राइट? एक प्रोटॉन रिलीज होता है, उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रोसेस में हमको क्या दिखाई दिया? इस प्रोसेस में हमको ये दिखाई दिया कि न्यूट्रॉन घट रहा है लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। एक न्यूट्रॉन टूट के क्या बना? एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जाम में कैसे याद रखोगे? बीटा माइनस है ना, या नॉर्मली अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बीटा डीके है, तो वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड
that they are actually talking about beta minus decay, because beta minus decay is more common, right? And beta minus word सुनने के साथ साथ दिमाग में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का साथी कौन होगा? प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना मतलब क्या बन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलाऊंगा तो नेट चार्ज जीरो है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट पे किसको होना पड़ेगा? न्यूट्रॉन को होना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. बात समझ में आया? बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साथी कौन होता है? प्रोटॉन. दोनों कंबाइन करेंगे तो जीरो चार्ज होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट में कौन आएगा? न्यूट्रॉन आएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज होता है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, फाइन, ओके. क्यू वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे? इट्स वेरी ऑब्वियस. रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास क्या होता है? कम होता है. इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो क्यू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? del m इंटू सी स्क्वायर. ठीक, ओके ओके फाइन, बढ़िया है. विल टॉक अबाउट दिस, बट बिफोर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट E1. वो चुपचाप अपनी जगह पर आराम कर रहा था, बट ज़्यादा टाइम आराम कर नहीं पाएगा बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. सो व्हाट विल हैपन टू द न्यूक्लियाई E1? इट विल फाइनली डिसइंटीग्रेट, टूट जाए. टूट के प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एलिमेंट E2 बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस. नाउ इफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, जैसे कि मैंने कल कहा था, ये एनर्जी किसके पास अवेलेबल होता है? इट इज अवेलेबल विद द प्रोडक्ट्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कि जो भी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसका कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन कैरी करके लेके जाएगा और कुछ पोर्शन E2 वाला एलिमेंट कैरी करके लेके जाएगा. और इसमें मैंने तुमको ये भी फील दिया था कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, नॉट लाइटर न्यूक्लियाई, जो लाइटर पार्टिकल है, दैट विल हैव द मेजर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी, राइट. मोमेंटम कंजर्वेशन से बताया था, m इंटू वी इज ए कॉन्स्टेंट, सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. जिसका मास कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो वी शैल यूज द सेम थिंग. यहाँ पर जो ये डिके हुआ है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, वी कैन डेफिनेटली कंजर्व मोमेंटम. सो इस तरफ का मोमेंटम क्या है? मास ऑफ एलिमेंट E2, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट E2, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? ओके, एक तो ये रिलेशन है. यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. दूसरा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है कैलरी से दैट इज KE2, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज KE, वी आर प्रेडिक्टिंग दैट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट E2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू Q. जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, दैट एनर्जी इज एक्चुअली कैरिड अवे बाय दिस टू पार्टिकल्स. बट ये पाया नहीं जाता, ये कुछ ऐसा पाया जाता है. मतलब अगर मैं E2 और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता, उनको पूछता कि तुम्हारे पास कितना काइनेटिक एनर्जी, तो लेट अस से अगर Q का वैल्यू 100 है तो उन दोनों को मिलाकर 80 मिलता है. मतलब 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कहाँ गया? वो अकाउंट में नहीं आता. मतलब कहाँ गया? बेसिकली एनर्जी विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड, राइट. अगर Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, लेट अस से 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, हम जब इस एलिमेंट E2 और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके इनके काइनेटिक एनर्जी के सम को देखते हैं, वो 100 से कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में है? ओके, ये कल भी हमने डिस्कस किया था अल्फा डीके में, और इसका रीज़न मैंने क्या कहा था कि इसका रीज़न ये है कि जो Q हम कह रहे कि एनर्जी रिलीज होगा, उसका कुछ पोर्शन क्या करता है? एलिमेंट E2 के अंदर ही रह जाता है. बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का खुद का एनर्जी लेवल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, वैसा ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियॉन्स एक्साइट होते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. बीटा माइनस डीके में डॉटर प्रोडक्ट एक्साइटेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, नॉर्मली होता नहीं है. अल्फा डीके में हमने क्या बोला था कि E1 टूट के बना E2, और E2 जो बनता है वो कभी कभी एक्साइटेड स्टेट में बनता है. तो Q में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो खुद एब्जॉर्व कर लेता है, और कितना एब्जॉर्व करेगा डिपेंड करेगा अपॉन द लेवल ऑफ एक्साइटेशन.
अलग अलग लेवल तक जंप हो सकता है, तो अलग अलग लेवल तक एक्साइटेशन एनर्जी वो एब्जॉर्व कर लेगा. So the amount of energy which will be available in the form of kinetic energy will vary in case of alpha decay process. यहाँ पर अगर देखा जाता है, स्टडी किया गया और ये देखा गया कि नहीं, ये जो एनर्जी का गैप हमको दिख रहा है कि नहीं एक्चुअली में क्यों एनर्जी रिलीज हुआ है, बट वी आर नॉट एबल टू अकाउंट फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन, मतलब एक्साइटेशन होता नहीं इन दिस केसेस. सो कैन यू गेस क्या हो सकता है, व्हाट वुड हैव हैपेंड? रिलीज हुआ था 100 यूनिट्स, बट हमारा हिसाब, हमको जो हिसाब मिल रहा है वो सिर्फ 80 का हिसाब मिल रहा है, 20 का हिसाब नहीं मिल रहा है. अल्फा डी में तो पता चल गया था 20 न्यूक्लियस खुद एब्जॉर्व कर लेता अपने एक्साइटेशन के लिए, यहाँ हिसाब नहीं मिल रहा, यहाँ पर एक्साइटेशन होता नहीं. सो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस एनर्जी डेफिसिट? चलो ठीक है, इतना स्ट्रेस मत दो, ऐसे भी छोटे छोटे दिमाग है, ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो हो जाएगा. देखो ऐसा है कि देखा गया है, देखो इनिशियली देखा नहीं गया था, बहुत सालों तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, बहुत सालों तक. नॉर्मली लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि चलो ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि चलो E2 है, उसके पास कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकला, उसके पास कुछ एनर्जी है, मतलब एक तीसरा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा. थर्ड पार्टिकल शुड ऑल्सो एग्जिस्ट विच विल कैरी द रेस्ट ऑफ द एनर्जी. लेकिन वो थर्ड पार्टिकल कभी डिटेक्ट ही नहीं हुआ बहुत टाइम तक. अगर थर्ड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि ये डेफिशिट एनर्जी को कैरी करेगा, वो तो डिटेक्ट होना पड़ेगा ना, राइट? लेकिन उस वक्त ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जो ये डिटेक्ट कर पा रहा था. बट एज साइंस फाइनली प्रोग्रेस्ड, फाइनली जाके आगे पता चला कि इस पूरे प्रोसेस में तीसरा एक पार्टिकल भी रिलीज होता है, एक थर्ड पार्टिकल इज ऑल्सो रिलीज्ड. एक तो एलिमेंट E2 रिलीज होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और एक पार्टिकल रिलीज होता है जिसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो. क्या बोलते हैं उसको? एंटी न्यूट्रिनो. सारे कहानियाँ हैं, सब कहानी के फॉर्म में लेना. और ये एंटी न्यूट्रिनो का मास इतना 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 कम है कि उसको डिटेक्ट करना बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं था. फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट लोगों के पास ऐसा इक्विपमेंट था ही नहीं कि वो इतने कम मास को डिटेक्ट कर पाए. बट फाइनली एज साइंस प्रोग्रेसेस ऐसा एक डिवाइस बना फाइनली जो कि ये डिटेक्ट कर पाया. एक्चुअली मुझे जितना याद है, हिस्ट्री इतना याद नहीं है, पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सुना है ना, पॉलिस. तो पॉली वॉज द साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट था जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व था. पॉली ने प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक सो, कि ऐसा तीसरा पार्टिकल होना चाहिए. लेकिन जब उसने प्रेडिक्ट किया था तब प्रूव नहीं हुआ था, बिकॉज डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था. आगे जाके वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है. फाइनली एक डिवाइस आया तो उसने डिटेक्ट किया कि, और पॉली ने जो कहा था वो सही निकला कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा एक थर्ड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो अभी अगर इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा कि इन दिस केस, चलो इस फॉर्म में लिखता हूँ, x के फॉर्म में लिखता हूँ, दिस इज z, दिस इज a. ये अगर टूटेगा तो एक बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, राइट, प्लस और एक एलिमेंट रिलीज करेगा, दिस इज लेट अस से -1. अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर z+1, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ. देखो एलिमेंट बदल गया, बिकॉज एलिमेंट का पहचान उसका मास नंबर नहीं होता, एलिमेंट का पहचान उसका z का वैल्यू होता. तो z का वैल्यू अगर बदल गया तो एलिमेंट भी बदल गया. और कल मैंने इसका एक नाम दिया था, वी कॉल दिस प्रोसेस एज ट्रांसम्यूटेशन, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है. प्लस इसके साथ एक तीसरा पार्टिकल रिलीज होता है, दिख रहा है, नू लिख के ऊपर एक टोपी बना देना सीधा, नू बार. इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है ना, वी कॉल दिस एज एंटी न्यूट्रिनो प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस. तो ये जो क्यू एनर्जी तुमको दिख रहा है ये तीनों के बीच बढ़ता है, दो के बीच नहीं बढ़ता. E2 भी थोड़ा कैरी करता है, E2 सबसे हैवियर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो. इनफैक्ट सबसे बड़ा शेयर ऑफ एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो के पास होता है, बिकॉज उसका मास बहुत ही कम है, सो इट मूव्स वेरी फास्ट. इज दैट क्लियर? पॉज करना. कम ऑन, इधर फोकस. सो ये एक्सप्रेशन था, राइट? दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्रेशन, एंटी न्यूट्रिनो. Have you heard about the concept of particle antiparticle? नहीं पढ़ा कभी?
ठीक है, कोई नहीं, थर्ड पार्टिकल रिलीज होता है। इसका अगर अभी हम क्यू वैल्यू लिखना चाहें तो सही लिखा है क्यू वैल्यू, देखो तो एक बार। सबसे पहले एक्स के एटॉमिक मास और एक्स के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूक्लियर मास है। एम एक्स जो है वो क्या है, एटॉमिक मास, भूलना मत। अभी जो प्रोडक्ट्स है, जो रिएक्टेंट्स है, सॉरी जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले वाई का एटॉमिक मास एम वाई, और वाई के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, Z+1 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने माइनस कर दिया तो सिर्फ न्यूक्लियर मास मिला। और एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ है, उसका भी मास लिख दिया हमने प्लस एम, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो का भी मास लिखना चाहिए था, बट मैंने लिखा नहीं बिकॉज वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, बहुत ही कम है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर सब कुछ मैं अभी अच्छे से लिखूँ, मैनिपुलेट करूँ, काटा काटी करूँ, तो क्या मिलेगा, mx माइनस my c स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द क्यू वैल्यू। पॉज, ठीक है, ये हो गया। स्टार्ट करें, इधर ध्यान दो। सो वी आर फिनिश्ड विद बीटा माइनस, ठीक है, टेंशन है क्या, एंड स्टार्ट विद बीटा प्लस, ठीक है ना, बीटा प्लस, ठीक है। बीटा माइनस डी के में रिक्वायरमेंट क्या था, ऐसा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा था, वो टूट के प्रोटॉन्स बन रहा था। अभी ठीक उल्टा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन टूटेगा और न्यूट्रॉन्स भरेगा, कैसे वो दिखेगा तुमको। तो देखो ऐसा है कि इस प्रोसेस में बीटा प्लस डीके में एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, दिखने में इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आया। पहली बात तो ये है इसका चार्ज पॉजिटिव है और इसका मास जो है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर है। दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ पार्टिकल, तुमने आज तक इसके बारे में पढ़ा नहीं। ये प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है इसका मास एकदम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज ठीक उसका ऑपोजिट। तो हमने ऊपर तो जीरो लिखा, निकल नीचे क्या लिख के रखा, +1 लिख के रखा है। कोई डाउट यहाँ पर, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ई सफिक्स +1 इंप्लाइज दैट इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन पॉजिटिव है। मास किसके जैसा है, मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जैसा है। तो ये जो पॉजिट्रॉन है इट इज कॉल्ड एज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई डू वी कॉल इट एज एंटी पार्टिकल, बिकॉज अगर ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रॉय ईच अदर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से पॉजिट्रॉन आएगा, इफ दे मीट ईच अदर तो उनका जो टोटल मास है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। दैट मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनिलेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन and positron, they are antiparticles. If they meet, they will completely cancel out each other and their entire mass, that is 2me, will be converted into energy, that is 2me c square. समझ में आया? ओके, तो सब ठीक है। ओके ओके फाइन। देखो यहाँ पर और एक पार्टिकल, नया पार्टिकल दिख रहा है तुमको, नू लिखा है लेकिन ऊपर टोपी नहीं पहना है। बीटा माइनस में माइनस होता तो उसके ऊपर भी एक माइनस साइन आएगा, वो माइनस नहीं है, एक बार है, और यहाँ पर विदाउट बार होगा। याद रखना, बहुत ही आसान है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, उसको हम क्या बोलते थे, एंटी न्यूट्रिनो। और ये दोनों भी क्या है, एंटी पार्टिकल। इफ दे मीट ईच अदर, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो विल कंप्लीटली कैंसिल आउट ईच अदर एंड देयर एंटायर मास विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये भी एंटी पार्टिकल है, बढ़िया है। ओके फाइन। एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड इट विल बी शेयर्ड बाय 3 पार्टिसिपेंट्स, E2, द पॉजिट्रॉन एंड द न्यूट्रिनो। ठीक है, अच्छा। एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस व्हिच हैज हैपेंड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन ज़्यादा था, उसको घटना था, न्यूट्रॉन को बढ़ना था। तो एक प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन टूट के एक पॉजिट्रॉन बनाता है और एक न्यूट्रॉन बनाता है। देखो दोनों तरफ मास नंबर भी कंजर्व्ड है और एटॉमिक नंबर भी कंजर्व्ड ही है। 1 1 + 0 1, नीचे 1 1 + 0 क्या है, 1 है। न्यूट्रॉन के पास कोई प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन के नीचे एटॉमिक नंबर तो कुछ होता नहीं है, 0, बट मास नंबर कितना होगा, 1। और ये पॉजिट्रॉन है, नीचे +1 लिखा, ऊपर क्या लिखा, 0 लिखा। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस विच एक्चुअली हैपन्स इनसाइड द
nucleus. Is that clear? And a positron is released in the process. And I hope so तुमको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि हम Q वैल्यू कैसे निकालते हैं. फिर से मैंने अभी XY सिंबल में लिखा है. mx is the atomic mass. उसके पास z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको माइनस कर दिया. और प्रोडक्ट में y का एटॉमिक मास my है, उसको न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट करने के लिए z-1 इलेक्ट्रॉन्स को z-1 इलेक्ट्रॉन्स के मास को हमने माइनस कर दिया. यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन है, हमने एक प्लस me भी लिख कर रखा है, बिकॉज पॉजिट्रॉन का मास किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही है. न्यूट्रिनो का मास लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही कम है. इफ यू सिंप्लीफाई देखो, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट नहीं होंगे. दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन बीटा प्लस डिके जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन का मास एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता. बिकॉज इफ यू सी प्रॉपर्ली, माइनस दैट एमी माइनस माइनस प्लस प्लस दैट एमी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस एमी, और यहाँ देखो एमी माइनस माइनस प्लस एमी, इधर क्या आ जाएगा 2m. तो ये 2m जो है वो बच जाएगा. बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना याद रखना, हर बार इतना कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्फा टी के हो, बीटा माइनस डी के हो, उसमें डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, mx माइनस my जो भी है माइनस m हीलियम द होल स्क्वायर. उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई खेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी दिखेगा नहीं तुमको, सिर्फ एंड सिर्फ बीटा प्लस डीके में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं. अदरवाइज हम एटॉमिक मास से अपना काम चला सकते हैं. समझ में आया? कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा प्लस डीके. पॉज करना. पॉपकॉर्न खाते हैं? ये एक पैकेट में आता है, एक्ट टू पॉपकॉर्न में. वो सिनेमा हॉल वाला पॉपकॉर्न के बारे में बात नहीं कर रहा, जिसमें खुद बनाना पड़ता है. बनाया कभी? अगर प्रेशर कुकर में बनाया, नहीं तो माइक्रोवेव में बनाया होगा. तो एक्ट टू पॉपकॉर्न के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट? हम उसको डालते हैं बाउल में, उसके बाद माइक्रोवेव में डालते हैं, फिर ऑन कर देते हैं. कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कौन सा सीड सबसे पहले फूटेगा? Among all those sample of seeds ना जो भी बोलते हैं, सबसे पहले कौन सा पॉपकॉर्न फूटेगा, वो बोल सकते हो? हाँ, अरे पूरे बाउल में रखा ना, जिसको ज़्यादा हीट का क्या मतलब, पूरा बाउल को रखा है हर एक. हाँ ओके, यही जवाब चाहिए था मेरे को, नहीं बोल सकते, ठीक है? कौन इधर देखो, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते ना, सबको कंडीशन हमने सेम दिया और सारे के सारे पॉपकॉर्न्स एक्टिव है. फॉर एग्जांपल आई विल यूज द वर्ड एक्टिव, मतलब सब लोग फूटना चाहते हैं. अभी कौन सा सबसे पहले फूटेगा, दिस इज कंप्लीटली अ रैंडम प्रोसेस. बात समझ में? ये हम कभी नहीं बोल सकते कि पूरे सैंपल में से कौन सा सबसे पहले फूटेगा, राइट? फिर भी अगर हमको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टडी करना है, हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि नहीं, इतने टाइम के बाद आधा पॉपकॉर्न पक जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? इतना तो हम स्टडी कर ही सकते हैं ना, कि इतने टाइम के बाद इतना परसेंटेज पॉपकॉर्न पक जाएगा, इतने टाइम के बाद इतना प्रोबेबिलिटी है पकने का. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं तुमको एक सैंपल ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई दे दूं, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जैसे सारे सीड्स थे, ऑल ऑफ देम वर वेरी एगर टू पॉप अप, राइट? तो सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सैंपल ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियाई डिके करेगा, फूटेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है कि तुम बोल पाओगे क्या है. तो ऐसे प्रोसेस को अगर हमको स्टडी करना है तो हम प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स से ही स्टडी करते हैं, राइट? डेफिनेट स्टडी कभी हो ही नहीं सकता. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो लेट्स स्टार्ट कि तुम्हारे पास एक बैग है, ऐसे समझाने के बैग में तो ले ही नहीं सकते थे, रेडियो एक्टिव होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? एंड नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तुम्हारे पास, एंड नॉट नंबर ऑफ, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक्टिव न्यूक्लियाई. एक्टिव मतलब दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर अनस्टेबल, दे विल डिसइंटीग्रेट. कब? किसी को पता नहीं है, राइट? सो यहाँ पर हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको हमने कहा हाफ लाइफ. हाफ लाइफ इज द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द पॉपकॉर्न विल गेट कुक्ड. यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है? इज द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके. बात समझ में आया? तो आधा अगर डिके हो चुका है तो कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई बचा रहेगा? एंड नॉट बाई 2. नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई बचा रहेगा? नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद
n0/2 था, ये भी आधा हो जाएगा, n0/2 स्क्वायर हो जाएगा। इतना एक्टिव न्यूक्लियाई बचा हुआ है, इतना अभी भी रेडियो एक्टिव है। इसके बाद तीसरे हाफ लाइफ के बाद n0/2⁻3, nth हाफ लाइफ के बाद कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई बचा रहेगा, n0/2⁻n। बात समझ में आया? पॉज कर दो। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। 0 टाइम में n0 है, हाफ लाइफ के बाद इसका आधा n0/2, नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका आधा n0/2 स्क्वायर, तीसरे हाफ लाइफ के बाद n0/2 क्यूब। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है। और एक लास्ट एक चीज़ आज के क्लास के लिए बता के रखता हूँ, इस डिस्कशन में एक ड्रॉबैक है। अगर मैं तुमको पूछूं कि टी टाइम के बाद कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई है, तुम बता नहीं पाओगे। मुझे टी टाइम के बाद कितना एक्टिव न्यूक्लियाई है तुम बता नहीं पाओगे। सिर्फ अगर मैं पूछूं 3 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के टर्म में बात करो तो इसका जवाब यहाँ से निकल सकता है। तो ये टी टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होगा वो बता नहीं पाएगा। ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है जो हम नेक्स्ट क्लास और एक इक्वेशन लिखेंगे जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में बताएगा कि कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई बाकी है। ठीक है। स्टॉप कर दें।